हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। सोशल साइंस का हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आप इस चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई क्यूरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि हम आपको उसको सॉल्व करने में मदद करें। चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म हम पढ़ रहे हैं। फेडरलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर शेयरिंग। पावर को कैसे शेयर करना है गवर्नमेंट्स के बीच में, मैंने आपको ये भी बताया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कितने तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं। हमने देखा कि इंडिया में जो है 3 टायर्स गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दूसरे लेवल पे आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड लेवल पे आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज और म्यूनसिपलिटीज़ का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। इसमें पंचायत जो होता है वो जो होते हैं वो विलेजेस में होते हैं, और म्यूनसिपलिटीज़ जो होती हैं वो हमारी सिटीज़ में होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस भी मैं आपको बता चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारी जो पावर्स हैं उन्हें 3 तरीके से लिस्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट। दूसरी आती है हमारी स्टेट लिस्ट। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। स्टेट लिस्ट। थर्ड जो आती है वो आती है हमारी यूनियन लिस्ट। सॉरी, देयर इज सम मिस्टेक। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। स्टेट में हमारी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें लॉ बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट पर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है बना सकती है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वही लॉ बनाती है, तो उन केसेस में बना सकती है। वैसे स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके ऊपर सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वही लॉज बना सकती है। थर्ड जो आता है वो आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट, जिसमें जो होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है मिलकर लॉ बनाती हैं। याद रखिएगा, कंकरेंट जो लिस्ट है उसमें हमारी सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलके जो है लॉ बनाती हैं। लेकिन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर बहस हो जाती है, किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैसला है वो माना जाएगा। कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ जो है हमें हमारा नया संसद भवन मतलब कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमें ये काम करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, मुझे मेरे विचार से ये काम ठीक नहीं है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सेंट्रल दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा उसका फैसला क्या होगा, मान्य होगा। यानी हमें जो सबसे ज़्यादा अधिक पावर दी गई है वो हमने सेंटर को दी है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे, अच्छे से इन एग्जाम्पल से समझ चुके थे। आप लोगों को जो भी क्वेरी हो वो आप जो है हमारी टेलीग्राम चैनल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पीडीएफ आपको जो है इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आया तो आज का शुरू करते हैं हम। हमारा चैप्टर्स शुरू करते हैं, चैप्टर सेकंड। देखिए, चैप्टर सेकंड में आज हम पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि हमने इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से किया हुआ है। हमने देखा कि यहाँ काफ़ी सारे हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। हमारे यहाँ 2 से ज़्यादा टायर सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट में अधिकतर देखे भी जाते हैं कि 2 या 2 से अधिक टायर सिस्टम हो। हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो हम देखते हैं कि हमें 3 टायर गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी इसमें आपसे ये कुछ बताया गया है कि हमें लोकल जो गवर्नमेंट थी, हमारी जो पंचायत राज है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये आपको इसमें बताया गया है। तो देखिए क्या था कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा कंट्री है। उसके स्टेट्स जो हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, कोई छोटे स्टेट्स नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, हर विलेज के पास जाके वहाँ के लोगों से जाके उनकी समस्याएं नहीं पूछ सकती। ना ही हर जो गांव का जो लोग हैं, छोटे छोटे गांव आपको देखने को मिलते हैं हर सिटीज़ में। तो क्या होगा कि वो
अपनी समस्याएं जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक या स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उसे जो है गवर्नमेंट करना, उसको ब्यूरोक्रेट करना हमारे लिए जो होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इसीलिए कहा गया कि थोड़ी सी पावर और शेयर की जाए, क्योंकि स्टेट जो है वो काफ़ी बड़े हैं। जैसे कि आप देखते हैं हमारे जो स्टेट के उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो रशिया से भी बड़ा है। महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से भी बड़ा है, क्षेत्रफल है महाराष्ट्र का। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो हमारी स्टेट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं, जिन पर एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है आसान नहीं होता, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना आसान नहीं होता। डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पता हो, तभी आप क्या है लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हो। इसीलिए हमें जो है हमारी लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी, हमें पंचायती राज जो है बनाने की ज़रूरत पड़ी। ये इसकी वजह से हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण, कि आपने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेंट्रलाइज नहीं कर सबों में बांट दिया, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना पावर का। तो देखते हैं यही कारण था कि हमारे यहाँ क्या है, थर्ड टायर गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट भी हमने अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। वो इसमें आपको बताया गया है कि कुछ पावर्स जो हैं हमारी सेंटर से कुछ पावर लेकर स्टेट को दी गई, और स्टेट से कुछ पावर लेकर जो क्या किया हमने लोकल गवर्नमेंट को दिया, और इसी को हमने क्या बोल दिया, डिसेंट्रलाइजेशन बोल दिया। पावर याद रखें, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकते हैं कि व्हाट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन जो है डिसेंट्रलाइजेशन की वो प्रोवाइड करवाई दूंगी। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र से थोड़ी सी पावर ली स्टेट को दी, और स्टेट से थोड़ी सी पावर ली हमने किसको दी, लोकल गवर्नमेंट को दी। तो ये हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर का। इसमें क्या होगा कि जो हम मनी हम लेके आएंगे उनका क्या होगा, हमें पता नहीं है कि कहाँ कितना मनी खर्च होना है। लेकिन जब हमने 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट कर दिया तो आज हमें हर लेवल पर बताया कौन से लेवल पे कितने खर्चे होंगे। तो जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आ रही है उसे हम क्या है ओवरऑल इंडिया में यानी देश के हर छोटे छोटे एरियाज जो है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जो मनी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे फार्मर्स या गरीब वगैरह को, उनको क्या है सीधा लाभ मिल सके, जिनको ज़रूरत है उन्हें लाभ मिल सके, इसके लिए हमें क्या पड़ी, लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। और इससे क्या हुआ कि जो हम मनी वगैरह जो थे वो आराम से लोगों तक पहुंच रहे थे, एफिशिएंटली जो है वो काम हो रहा था। पीपल जो है डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में जुड़ गए, यानी लोकल गवर्नमेंट में क्या है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लोग क्या करते हैं अपने गाँव में है तो वहाँ वोट देते हैं, वोट देके अपने सरपंच वगैरह चुनते हैं। तो ये क्या करते हैं डायरेक्ट पार्ट करते हैं डेमोक्रेसी में। तो डिसीजन मेकिंग में कि मतलब मान लीजिए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो वो क्या करेंगे, हमारे जो ये लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके मेंबर्स को बुलाएंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे कि ये रूल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा कि डिसीजन लेने में भी क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, और अच्छा डिसीजन जो है वो लिया जाता है। हर वर्ग के जो लोग हैं उनको देखकर डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है। हम देखते हैं कि लोकल्स ऑफ गवर्नमेंट ने हमारी जो डेमोक्रेसी है उसे इंक्रीज किया है, और एक सही जो बेस्ट वे है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से होती है वो एक्सप्लेन की है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। हमें ज़्यादा डेमोक्रेटिक करने की कोशिश भी की गई है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर रहती है तो पावर क्या करती है, करप्ट करती है। मोर पावर मोर करप्ट। तो इस करप्शन से बचने के लिए, तानाशाह से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ा, डिसेंट्रलाइजेशन करना एक बेस्ट वे होता है। यानी मान लीजिए कोई दुकान है या कोई भी प्रॉपर्टी है, हमने कह दिया इस पर सिर्फ इसका राज है पूरे मार्केट पर, सिर्फ ये जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है पूरे मार्केट पर कंट्रोल है इसका, यही डिसाइड करेगी कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, और किसी के पास कोई पावर नहीं है। तो ये क्या करेगी खुद की मर्जी से, कि इसने कहा कि एयरटेल कह रही है कि मुझे यहाँ खोलने का मौका दो, मैं अच्छे से काम करूँगी। इसने देखा कि इससे प्रॉफिट हो रहा है क्या, मुझे नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या करेगी, इसको मना कर देगी, फिर ही आना, अगर आपको आना है तो आपको इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा, मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए तभी आप मार्केट में काम कर सकते हो। यानी इसकी क्या हो गई, तानाशाही हो गई, ये अपना वो करने लग गया। लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं, सबों को इक्वल राइट्स हैं, सब लोग आ सकते हैं मार्केट में, किसी को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, अच्छे से काम होंगे, एक कंपनी की तानाशाही नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए ये जो है अपना 50 रुपये में बेच रहा है तो लोगों को 50 रुपये के रिचार्ज करवाने के लिए मजबूर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कह रहा है कि मैं आपको 40 रुपये में दूंगा, तो लोग क्या करेंगे, एयरटेल के पास जाके ले लेंगे।
तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया हमने, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सबको को इक्वल पावर दे दी। तो ये क्या करेगा, इसके पास चले जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कंपनी, एक ही कंपनी पूरे मार्केट पे राज कर रही थी, कहेगी नहीं मैं तो 50 का नहीं, मैं तो 500 का बेचूंगी और 500 में ही मैं रिचार्ज करूंगी, करवाना है तो करवाइए नहीं तो मत करवाइए। तो क्या होगा, हमें मजदूरी में करवाना पड़ेगा, मतलब इसका राज हो जाएगा, एक तरीके से तानाशाह बन जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कोई अदर कंपनीज भी जो होंगी वो आएंगी, तो ये क्या होगा, कंपटीशन होगा और कंज्यूमर को जो है एक फिक्स प्राइस देखने को मिलेगी, एक नॉर्मल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस उसको मिल सकती है। तो ये फायदे होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। इसी तरीके से हमने इंडिया में भी करने की कोशिश की, हमारी पॉलिटिकल में भी। इसमें क्या किया गया, इसके देखिए और भी कुछ बहुत फायदे हुए। 1992 में हमने मेजर स्टेप लिया कि हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, हम लोकल गवर्नमेंट लेकर आएंगे, थर्ड टायर गवर्नमेंट हम लेकर आएंगे, जिससे कि क्या होगी, हमारी डेमोक्रेसी जो है पावरफुल बनेगी और इफेक्टिव होगी। हम यहाँ इसके जो इसमें क्या और प्रोविजंस किए गए, इसमें कहा गया कि हमें जो है इलेक्शन जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के जो है रेगुलर होंगे, यानी हर 5 साल के बाद जो है इलेक्शन होंगे। ये जगह ये बात भी ध्यान रखिएगा कि सारे स्टेट्स में ये चीज़ फिक्स नहीं है कि 5 साल बाद ही जो है इलेक्शन होंगे पंचायती राज के, वो उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिसाइड किए हुए हैं कि वो कितने सालों बाद जो है इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन इसमें का रेगुलर मतलब ये है कि जो आपने टेन्योर बनाया हुआ है कि अगर आप हर 5 साल के बाद करवा रहे हो तो आपके हर 5 साल के बाद ही जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके इलेक्शन होने चाहिए। कुछ सीटें भी यहाँ रिजर्व की गई। इसने कहा कि जैसे कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पा रहा है अधिकतर लोगों को, तो यहाँ क्या होगा, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड्स के लिए जो है क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन किया जाएगा। इसका प्रोविजन भी इसमें किया गया, जैसे कि जो नीचे कास्ट के जो लोग हैं, मतलब जो हम लोग कैटेगरीज की जो हम बोलते हैं लोगों को, तो वो क्या होता है, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, ओबीसीज वगैरह जो हैं, उनके लिए भी क्या है, रिजर्वेशन होना चाहिए और उन्हें भी हमारी डेमोक्रेसी में जो है पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। और कुछ सीटें जो है, हम जानते हैं कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है हमारी पॉलिटिकल में वो बहुत कम है पॉलिटिक्स में, तो इसीलिए हमारे यहाँ इसमें कहा गया कि 1/3 जो सीटें होंगी वो रिजर्व होंगी वुमेन्स के लिए, जिससे कि वुमेन्स भी जो है पॉलिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग में जो है हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। फिर इसमें एक प्रोविजन और रखा गया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, जो क्या करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन क्रिएट करवाएगा, इनके इलेक्शन करवाया करेगा, जिससे कि फेयरली इलेक्शन हो सके, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जो है इलेक्शन में ना हो। इसीलिए क्या करा जाएगा, हर एक रेगुलर टाइम के बाद एक स्टेट कमीशन जो है वो बनाया जाएगा, जो क्या करेगा, पंचायती राज और म्यूनसिपलिटीज जो है उनके क्या करवाएगा, इलेक्शन कंपेल करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा उनके इलेक्शंस को। और इसमें कहा गया कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उसे अपनी कुछ पावर्स, जैसे कि कुछ पावर्स हैं और जैसे कि कुछ रेवेन्यू पावर है, वो क्या है, लोकल गवर्नमेंट्स को भी देनी पड़ेगी। लोकल गवर्नमेंट्स काम कहाँ से करेगी जब तक उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो लोकल गवर्नमेंट को क्या है, फंड प्रोवाइड करवाए, और वो जिससे कि वो क्या है, वो लोग अपना काम कर सके। इसमें ये भी कहा गया कि जो इनके जो हमारी जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होगी, इसका जो नेचर होगा वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हिसाब से, जैसे कि वहाँ की सिचुएशन बैठती है उस हिसाब से उसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को जो है हम बेसिकली जो है पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इसमें जो क्या होता है, हर एक विलेज के लोग, मान लीजिए एक विलेज में 100 लोग रह रहे हैं, तो वो 100 लोग क्या होंगे, ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे, ठीक है। वो 100 के 100 लोग क्या होंगे, जो एडल्ट हैं वो क्या होंगे, ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे। ये जो है इसमें एक काउंसिल होगी, जो कि कुछ वार्ड मेंबर्स होंगे इसमें, जिसे हम पंच बोलेंगे। पंच के जो प्रेसिडेंट होगा उसे हम सरपंच बोलेंगे, ठीक है। ये जो मेंबर्स हैं ये इलेक्ट करेंगे पंच को, और फिर पंच इलेक्ट करते हैं, फिर इलेक्शन होता है सरपंच का। तो पंच से प्रेसिडेंट जो होगा वो कौन होगा, सरपंच होगा। इनके जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं। जो वहाँ के 18 साल से ऊपर के जो एडल्ट पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वोट्स में अपने वोट्स देते हैं, और क्या करते हैं, सारी जो बॉडी होती है वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है कि विलेज में किस तरीके के विकास जो है वो होने चाहिए। फिर ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, विकास देखते हैं कि किस तरीके से जो विकास है वो करनी चाहिए। जो पंचायत है वो काम करती है किसके अंडर में, ग्राम सभा के सुपरविजन के अंडर में। ऑल द वोटर्स जो होते हैं विलेज के वो इसके मेंबर्स होते हैं,
तो ये क्या है, सारे मेंबर्स होंगे विलेज के लोग, तो क्या कर पाएंगे, अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और अच्छे से अपनी समस्याओं को जो है बता पाएंगे और अच्छे से जो है विकास कर पाएंगे। इन्हें क्या है, कम से कम इन्हें जो है साल में जो है 2 से या 3 बार जो है इन्हें मिलना होता है। एनुअल बजट जो है इन्हें अपनी रिव्यू करवाना होता है। गवर्नमेंट को बताना होता है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहे हैं, ग्राम पंचायत ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इनका भी इन्हें ध्यान रखना होता है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि इन्हें जो फंड है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे कि लोग अपना डेवलपमेंट कर सके, इन्हें किसी भी प्रकार की जो देरी है वो फंड प्रोवाइड करवाने में ना हो। हम देखते हैं कि जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। कुछ ग्रुप्स जो हैं पंचायती राज के, उन्हें हम साथ में मिलाते हैं तो उसे हम पंचायती समिति बोल देते हैं, और या फिर ब्लॉक समिति बोलते हैं, मंडल समिति जो है हम उसे बोल देते हैं। जब ये पंचायतों के काफ़ी सारे ग्रुप्स मिलते हैं, काफ़ी सारे विलेज की जो पंचायतें जब वो मिल जाती हैं, एक साथ आती है, तो उन्हें हम या तो हम पंचायत समिति बोल देते हैं या ब्लॉक मंडल बोल देते हैं। 3 या 4 गाँव की पंचायतों को मिलाकर एक बार ये बनाया जाता है। ये जो मेंबर्स होते हैं यहाँ के, ये भी पंचायत के मेंबर्स जो हैं, ये उसी एरिया से जो है इलेक्टेड होते हैं। पंचायत समिति वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट में आती हैं तो हम इन्हें जिला परिषद बोल देते हैं। और जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। कुछ इसमें लोकसभा के मेंबर्स हैं, जैसे कि MP MLA वगैरह जो है वो ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी जिला परिषद के क्या होते हैं, इसमें हो जाते हैं। वो भी देख लिख कर सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। जिला परिषद का जो चेयरमैन, इसमें एक चेयरमैन भी होता है जो कि क्या होता है, पॉलिटिकली हेड होता है, जिसे इन लोगों के द्वारा चुना जाता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो अर्बन में भी होती है। ये हमने जो पंचायत राज पढ़ी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पंचायत राज का फिनोमिना विलेज के लिए है। अब म्यूनसिपलिटीज देखेंगे। म्यूनसिपलिटीज का जो एरिया है वो हमारे अर्बन सिटीज के लिए है। जैसे कि इसमें बड़े बड़े टाउन्स होते हैं, उसके हिसाब से भी इसको डिवाइड किया गया है। कहीं इसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है, जैसे कि कहीं बहुत बड़े बड़े जैसे कि जयपुर वगैरह है, इन्हें मेगा सिटीज भी बोला जाता है। तो उनके अंदर क्या है, ये अलग अलग तरीके से काम करती हैं, सिर्फ नाम बदल जाता है, काम सेम होता है। बहुत म्यूनसिपलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, और इनमें जो पीपल होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और वो इनका क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि पंचायती राज में होता है। म्यूनसिपल जो होते हैं उनके चेयरपर्सन भी क्या होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, जिसे क्या बोला जाता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो चेयरपर्सन होता है उसे मेयर बोला जाता है। आपने सुना होगा कि मेयर जो है हमारे यहाँ के ठीक काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हमें यहाँ जो सिचुएशन है, हमारी गली मोहल्ले की जो समस्या है वो हमें मेयर से बतानी चाहिए, वही क्या करेंगे। जैसे कचरा वगैरह उठाने के लिए आपने गाड़ियाँ देखी होंगी कि शहर में से कचरा उठवाना, जगह जगह घर घर जाके कचरा उठवाना, कचरे का फेंकवाना, साफ सफाई करवाना, नालियाँ ठीक करवाना, रोड लाइट्स ठीक करवाना, ये सारे काम जो है हमारा कौन करती है, म्यूनसिपलिटीज़ करती है। ठीक है, ये सारे काम जो है म्यूनसिपलिटीज़ के अंडर में आते हैं। कौन सी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, कहाँ कोई लाइट खराब हो गई है, पानी का कनेक्शन कैसे दिलवाना है, शहर की साफ सफाई कैसी करवानी है, पार्कों को साफ सफाई रखवानी है। इससे जितने भी डेवलपमेंट जो होते हैं हमारे अर्बन एरियाज के, वो कौन देखता है, हमारा म्यूनसिपलिटीज़ देखता है। तो ये लोग गलत बोलते हैं कि यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है, हमें MLA के पास जाना चाहिए, क्या आपको म्यूनसिपलिटीज़ के पास जाना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल है आप उस काम के लिए। ठीक है, हम देखते हैं कि जो न्यू सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, वो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है इंडिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे म्यूनसिपल पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ में, जो कि ओवरऑल कंट्री में हैं, जो कि ये सारा काम जो है देख रेख कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, अगर हम देखें वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो हम देखते हैं कि हमने जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है, अगर हमने जो इसे प्रोवाइड करवाया है, जिससे उसकी वजह से क्या हुआ है, जो डेमोक्रेसी गहराइयों तक गया है। इसका मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसी है वो जड़ तक पहुंची है, जड़ से मजबूत हो रही है। वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिला है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वुमेन को यहाँ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का इंक्रीज किया गया है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी डेमोक्रेसी में जो है अपनी वॉइस को उठा सके, आवाज़ को उठा सके। क्योंकि महिलाओं को अधिकतर दबाया जाता है। हम देख सकते हैं कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें महिलाओं का रेशियो काफ़ी कम है, पुरुष ही जो है हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से क्या है, महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में वो बढ़े, महिलाओं की आवाज़ जो है वो उठे, महिलाओं के साथ जो मुद्दे हैं वो भी उठे पॉलिटिक्स में। तो इसी वजह से क्या है, हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन उनको दिया है, जिससे कि उनकी आवाज़ें भी सामने आए।
इलेक्शंस जो है यहाँ रेगुलरली होते हैं, ग्राम सभा जो हैं रेगुलरली अपना काम करती हैं, लेकिन कुछ स्टेट जो है अपनी इम्पोर्टेंट जो पावर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं देती हैं, क्योंकि वहाँ जो है ना ही कुछ रिसोर्सेज को लेकर भी उन्हें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर नहीं दी जाती है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि इनके पास कोई रेवेन्यू वगैरह की ज़्यादा अच्छी सुविधा है नहीं। लोग क्या होती है, लोग कहते हैं कि इनकी वजह से उनको क्या है काम करने में जो है थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इन्हें कभी बजट डिले हो गया, कभी कुछ हो गया, तो जिस वजह से क्या है इनको काम करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ी डिमांड की जाती है कि हमें थोड़ी और पावर्स जो है वो भी हमें जो हमारी लोकल गवर्नमेंट से उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे कि वो क्या है अपना काम जो है अच्छे से कंप्लीट करें, अच्छे से कर पाएँ, अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्वेश्चंस की PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस, और बाकी के कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।